या घनत्व। अब घनत्व निकालने के लिए दो प्रकार होते हैं। तो फर्स्ट है इसके अंदर अशोधित या अपरिष्कृत घनत्व। इसको क्रूड डेंसिटी कहते हैं। अशोधित या अपरिष्कृत घनत्व। इस प्रकार के घनत्व में किसी जाति की गणना किसी क्षेत्र में कर कुल क्षेत्र से उसका भाग लगाया जाता है। यानी किसी जाति की गणना करके किसी क्षेत्र में और कुल क्षेत्र का उसके अंदर भाग लगाया जाता है। अर्थात घनत्व निकालते समय पारिस्थितिकी की दृष्टि से जीव के रहने लायक व न रहने लायक क्षेत्र का विचार नहीं किया जाता। यानी जब ये अशोधित या अपरिष्कृत घनत्व निकाला जाता है तो जीव का रहने लायक और न रहने लायक जो स्थान उसको इसके अंदर इस क्षेत्र पर विचार नहीं किया जाता और इसके अंदर किसी क्षेत्र में जो कि कुल क्षेत्र है, कुल क्षेत्र का किसी क्षेत्र के अंदर जाति की गणना की जाती है और उस कुल क्षेत्र में से उसका भाग लगाया जाता है। उदाहरणार्थ एक अभ्यारण्य का कुल क्षेत्रफल 800 किलोमीटर हो सकता है। एक अभ्यारण्य है उसका क्षेत्रफल माना 800 किलोमीटर है तथा इसमें सांभर हिरण की संख्या 160 हो सकती है। सांभर हिरण है उसकी संख्या 160 हो सकती है। इस अभ्यारण्य में सांभर का अशोधित घनत्व होगा। तो ये जो अभ्यारण्य है इसके अंदर सांभर का जो घनत्व निकालेंगे तो इसके अंदर 800 का भाग लगाया जाता है। यानी कुल क्षेत्र से उसका भाग लगाया जाता है। तो 20 सांभर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर। 20 प्रति 20 सांभर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में या 0.2 सांभर प्रति वर्ग किलोमीटर। या तो प्रति वर्ग किलोमीटर में 0.2 सांभर या 100 वर्ग किलोमीटर में 20 सांभर। इस तरह से हमको ये अशोधित घनत्व प्राप्त होता है। इनका घनत्व है ये जंगल का क्षेत्रफल 800 किलोमीटर है और उसमें हिरण की संख्या 160 सांभर हिरण की संख्या 160 हो सकती है। तो इनका भाग लगाया जाता है, कुल क्षेत्र से उसका भाग लगाया जाता है। इस घनत्व को निकालने में यह विचार नहीं किया गया कि अभ्यारण्य में बहुत सा भाग ऐसा हो सकता है जिसमें सांभर रहना पसंद नहीं करते हो। ये जो घनत्व निकाला है इसके अंदर ये विचार नहीं किया गया है कि शायद कुछ भाग ऐसा भी होगा, बहुत सा भाग ऐसा होगा जिसमें सांभर हिरण रहना पसंद नहीं करते हैं। इसके शोधन हेतु तो अगले प्रकार का घनत्व निकाला जाता है और इस क्रिया के शोधन के लिए अगले प्रकार से घनत्व निकालते हैं। सेकंड है पारिस्थितिकीय घनत्व। तो अशोधित या अपरिष्कृत घनत्व इसके अंदर उस क्षेत्र का विचार नहीं किया जाता है जिसमें जीव रहने लायक है या रहने लायक नहीं है, उस स्थान को भी इसमें शामिल कर लिया जाता है। तो ये है अशोधित या अपरिष्कृत घनत्व। सेकंड है पारिस्थितिकीय घनत्व।
इकोलॉजिकल डेंसिटी। कोई क्षेत्र चाहे कितना भी समरूप लगे, प्रकृति में यह जीवों के लिए इकसार नहीं होता। एक अभयारण्य में सूखे घास के मैदान, नम भूमि, वृक्षों के झुरमुट, झाड़ीदार भाग आदि हो सकते हैं। अभयारण्य के अंदर घास के मैदान या वीटलैंड, जिसको नम भूमि कहते हैं, या वृक्षों के झुरमुट, वुडलैंड, झाड़ी वाले भाग हो सकते हैं। इनमें से सभी को सभी जीव समान रूप से पसंद नहीं करते, नहीं समान रूप से सब भागों में पाए जाते हैं। तो अभयारण्य के अंदर ऐसे अलग अलग भाग होते हैं जिनमें जीव है वो समान रूप से नहीं पाए जाते। कुछ क्षेत्र वो जीव पसंद करते हैं, कुछ को पसंद नहीं करते। इस प्रकार जीव की प्रकृति के अनुरूप जो क्षेत्र वास्तव में आवास के लिए उपयुक्त परिस्थिति प्रदान करता हो, उसमें जीव का घनत्व पारिस्थितिकीय घनत्व कहलाता है। तो जीव के प्रकृति के अनुरूप, यानी जीव जिसमें रहना पसंद करता है, उसके अनुरूप जो क्षेत्र वास्तव में आवास के लिए उपयुक्त परिस्थितियां प्रदान करता है, जीव को रहने के लिए उसके अनुरूप जो क्षेत्र उसको उपयुक्त परिस्थिति यानी रहने के लिए उसको उपयुक्त परिस्थिति प्रदान करता है, तो वह जीव का घनत्व इकोलॉजिकल डेंसिटी या पारिस्थितिकीय घनत्व कहलाता है। इस तरह यदि 800 वर्ग किलोमीटर के एक अभयारण्य में सांभर के आवास योग्य परिस्थिति उपलब्ध करवाने वाला क्षेत्र यदि 20 वर्ग किलोमीटर हो तो इसका समष्टि घनत्व होगा। तो देखो अभयारण्य की बात कर रहे हैं, जिस तरह से इसने निकाला था उसी तरह से इसमें, लेकिन पूरे 800 किलोमीटर से निकाला था, लेकिन इसके अंदर जो जीव के लिए, हिरण के लिए रहने योग्य उपयुक्त स्थान है केवल उसी से निकालेंगे। माना कि वो 20 वर्ग किलोमीटर है, 800 में से 20 वर्ग किलोमीटर पे सांभर हिरण रहना पसंद करता है, तो उसमें से निकालेंगे। तो 800 वर्ग किलोमीटर के अभयारण्य में सांभर के आवास योग्य परिस्थिति उपलब्ध कराने वाला क्षेत्र यदि 20 वर्ग किलोमीटर है, 20 वर्ग किलोमीटर है, तो इसका समष्टि घनत्व होगा 20 वर्ग किलोमीटर से टोटल सांभर हिरण की संख्या है 160। तो इस प्रकार 8 प्रति वर्ग किलोमीटर, 8 हिरण प्रति वर्ग किलोमीटर में पाए जाएंगे। प्रति वर्ग किलोमीटर 8 प्रति वर्ग किलोमीटर हिरण की संख्या है, इस तरह से पाई जाएंगे। तो यह कुल संख्या, इसका फॉर्मूला है कुल संख्या बटेगे उपयुक्त परिस्थिति वाला क्षेत्र या वास्तविक आवास। उपयुक्त परिस्थिति वाला क्षेत्र या वास्तविक आवास। तो इस प्रकार से घनत्व है, उसकी गणना हम दो प्रकार से कर सकते हैं, अशोधित या अपरिष्कृत घनत्व, सेकंड पारिस्थितिकीय घनत्व। अब हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी, घनत्व की गणना।
गतिविधियां काम में ली जाती हैं। मोटे तौर पर इन्हें दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है, संपूर्ण गणना और प्रतिचयन गणना। तो अब हम पढ़ेंगे घनत्व ज्ञात करने की विधियां। मेजरमेंट ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी। तो समष्टि घनत्व ज्ञात करने के लिए दो विधियां, अनेक विधियां काम में लेते हैं वैसे तो, लेकिन इन्हें दो श्रेणियों में बांटा गया है। श्रेणियों में फर्स्ट संपूर्ण गणना, फर्स्ट इसको बांटा है संपूर्ण गणना, टोटल काउंट, सेकेंड है इसके अंदर प्रतिचयन गणना या सैंपल काउंट्स। प्रतिचयन गणना, इसको सैंपल काउंट्स भी कह सकते हैं, सैंपल सैंपल काउंट्स, संपूर्ण गणना और प्रतिचयन गणना। पहले पढ़ेंगे हम संपूर्ण गणना या टोटल काउंट। तो दो प्रकार हैं पॉपुलेशन डेंसिटी मेजरमेंट करने के। पहले हम पढ़ेंगे संपूर्ण गणना। यदि किसी क्षेत्र में एक जाति के सभी सदस्यों की गणना की जाए तो इसे संपूर्ण गणना कहा जाता है। कोई क्षेत्र है उसके अंदर एक जाति के सारे सदस्यों की गणना की जाती है, अगर संपूर्ण गणना किसको कहते हैं? कोई क्षेत्र, उसके अंदर कोई एक जाति, उसके जितने भी सदस्य हैं उन सबको गणना में शामिल किया जाए, उन सबकी गणना की जाती है तो वो संपूर्ण गणना कहलाती है। सामान्यतः प्रकृति में जीवों की संपूर्ण गणना करना कठिन होता है। यह तभी संभव होता है जबकि रुचि का क्षेत्र छोटा हो। संपूर्ण गणना करनी किसी क्षेत्र की तो पूरी प्रकृति के अंदर तो ये असंभव है, तो इसके लिए संपूर्ण गणना कब की जा सकती है? तभी संभव होता है ये जब रुचि का क्षेत्र छोटा हो। जिस क्षेत्र में गणना करनी है वो रुचि का क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में रुचि है गणना करने की वह क्षेत्र कैसा हो? छोटा हो। सेकंड, जीव जिसकी गणना करनी है का आकार बड़ा हो, वह आसानी से देखा जा सकता हो। जिस जीव की गणना करनी है, कोई जाति है, उस जाति के जिन जीवों की गणना की जानी है तो उसका आकार बड़ा हो, तो जीव जिसकी भी गणना की जानी है उस जीव का आकार बड़ा हो जो आसानी से देखा जा सके। आकार बड़ा हो, एक साथ अनेक गणक गणना का कार्य कर रहे हों। इसके अलावा संपूर्ण गणना के अंदर एक साथ बहुत सारे जो गणक हैं, गणना करने वाले हैं, वो गणना कर रहे हो, तो अनेक यानी एक साथ अनेक गणक गणना कर रहे हो।
आंकड़े अधिक सटीक होते हैं। ये जो विधि है संपूर्ण गणना की, इसके अंदर जो आंकड़े होते हैं वो अधिक सटीक होते हैं। हालांकि इसके अंदर ज़्यादा समय चाहिए होता है, ज़्यादा कठिन विधि है ये, और इसके अंदर श्रम साधन परिश्रम की भी जरूरत ज़्यादा होती है, लेकिन इस विधि से जो प्राप्त आंकड़े होते हैं वो अधिक सटीक होते हैं। तो इस विधि से जो प्राप्त आंकड़े होते हैं, प्राप्त आंकड़े अधिक सटीक होते हैं, या एक्यूरेट कह सकते हैं जिनको, एक्यूरेट या विश्वसनीय होते हैं। भारत में प्रति 10 वर्ष में की जाने वाली मानव जनगणना संपूर्ण गणना की श्रेणी में आती है, क्योंकि इसमें सैंपल न लेकर सभी लोगों की गणना की जाती है। तो प्रति 10 वर्ष में जो गणना की जाती है भारत में, वो संपूर्ण गणना के अंदर आती है, और सारे सदस्य जितने भी हैं सारे लोगों की गणना इसमें की जाती है। प्राकृतिक आवास में संपूर्ण गणना सामान्यतः कम ही हो पाती है, परंतु जब रुचि का क्षेत्र छोटा हो तथा गणना के लिए विषाणीय जाति आसानी से देखी जा सकती हो तो संपूर्ण गणना संभव है। उदाहरण, एक छोटे वेटलैंड में, कोई नम भूमि है, छोटी वेटलैंड है, उसके अंदर सारस, पेलिकन, स्टार्क जैसे बड़े जीवों की संपूर्ण गणना की जा सकती है। भारत में पिछले अनेकों वर्षों में सिर्फ भरतपुर के केलादेवी राष्ट्रीय उद्यान में सर्दियां बिताने साइबेरियाई सारस आया करते थे। इनकी संपूर्ण गणना उपलब्ध है, क्योंकि इस पक्षी का आकार बड़ा है तथा केलादेवी राष्ट्रीय उद्यान का कुल क्षेत्रफल मात्र 29 वर्ग किलोमीटर है, 29 वर्ग किलोमीटर है केलादेवी राष्ट्रीय उद्यान। उसके अंदर जो वेटलैंड है, नम भूमि है, वहाँ पे साइबेरियाई सारस आते हैं हर वर्ष, तो उनकी गणना करना आसान है, क्योंकि वो क्षेत्र सिर्फ 29 वर्ग किलोमीटर का है, जिसके एक छोटे से भाग यानी वेटलैंड सिर्फ 11 किलोमीटर। ये जो वेटलैंड है वो है 11 किलोमीटर के ही पक्षी आवास के लिए पसंद करते हैं। इस 29 वर्ग किलोमीटर में से केलादेवी राष्ट्रीय उद्यान, उसका कुल क्षेत्रफल तो 29 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन वेटलैंड है वो केवल 11 किलोमीटर है। केवल इस ये जो इतना सा क्षेत्र है, इसको ही साइबेरियाई जो पक्षी है वो पसंद करते हैं, तो आसानी से इसकी गणना की जा सकती है। तो इस इतने से क्षेत्र को पक्षी आवास के लिए पसंद करते हैं, तो इनकी संपूर्ण गणना की जा सकती है। समष्टि घनत्व की गणना की प्रतिचयन विधियां सेकंड है। फर्स्ट तो हमने पढ़ी संपूर्ण गणना, टोटल काउंट। अब हम पढ़ेंगे प्रतिचयन गणना या सैंपल काउंट्स, सेकंड मेथड। प्रतिचयन विधियां या सैंपलिंग मेथड ऑफ मेजरिंग पॉपुलेशन डेंसिटी। प्रकृति में आमतौर पर प्रतिचयन विधि से समष्टि घनत्व ज्ञात किया जाता है। आमतौर पर इस प्रतिचयन विधि या सैंपलिंग मेथड है,
इसी से ही घनत्व को ज्ञात किया जाता है। यह विधि संपूर्ण गणना जितने सटीक परिणाम नहीं देती है, लेकिन ये जो विधि है जितने सटीक परिणाम हमको संपूर्ण गणना वाली विधि में मिलते हैं उतने सटीक परिणाम इस प्रतिचयन जो विधि है इसमें नहीं मिलते हैं। परंतु त्वरित व कम खर्चीली होती है, लेकिन ये जो विधि है वह त्वरित यानी जल्दी से हो जाने वाली और कम खर्चीली, खर्चा भी कम हो तो जल्दी हो जाती है, तो इसमें कम श्रम की आवश्यकता होती है और खर्चीली भी नहीं होती, और इसके अलावा इसके जो परिणाम है वो सटीक नहीं होते। जितने संपूर्ण गणना में प्राप्त होते हैं ना उतने सटीक परिणाम प्राप्त इसमें नहीं होते। प्रकृति में संपूर्ण गणना करना निम्न कारणों से असंभव या कठिन होता है। फर्स्ट है जीव का आकार छोटा होना। संपूर्ण गणना इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि एक तो जीव का आकार छोटा होना, प्रकृति में अलग अलग तरह के जीव होते हैं, तो कुछ जीव होते हैं छोटे आकार के होते हैं, तो जीव का आकार छोटा होना, छोटे आकार के कारण गणना नहीं की जा सकती। सेकेंड, रुचि का क्षेत्र बड़ा होना। रुचि का जो क्षेत्र है अगर वो बड़ा होगा तो संपूर्ण गणना नहीं की जा सकती। रुचि का क्षेत्र बड़ा होना, थर्ड है जीव का शर्मिला होना या ऐसा आवास चुनना जहां उसका प्रेक्षण संभव न हो, यानी जीव है वो ऐसे आवास में रहता हो जहां पे उसका प्रेक्षण करना संभव न हो, तो ये भी संपूर्ण गणना के अंदर बाधा डालता है। तो जीव का शर्मिला होना या ऐसा आवास चुनना, ऐसा आवास चुनना जो चुनना जिससे कि जीव का प्रेक्षण असंभव हो, जिससे जीव का प्रेक्षण न किया जा सके। तो जीव अगर शर्मिला होगा ऐसे आवास में रहेगा जहां पर जीव का प्रेक्षण नहीं किया जा सके, तो उस तरह इससे भी हम संपूर्ण गणना नहीं कर सकते, कठिन हो जाता है संपूर्ण गणना करना। एक जलाशय में बैक्टीरिया, मोलस्क, मछली की कोई जाति, शैवाल आदि की संपूर्ण गणना करना कठिन है। कोई जलाशय है उसके अंदर पाए जाने वाले बैक्टीरिया, शैवाल, नील हरित शैवाल और जितने भी सूक्ष्म जीव है उनकी गणना नहीं कर सकते। कोई मछली की कोई जाति है, मोलस्क है, मोलस्क मछली की कोई जाति, तो इन सबकी गणना नहीं कर सकते। बहुत छोटे छोटे जीव होते हैं ये, तो जीव का आकार छोटा होता है, तो इसके कारण इसकी संपूर्ण गणना करना कठिन है। यही काम हम समुद्र के लिए करना चाहे तो भी लगभग असंभव है। बिलचारी जीव या दुर्गम क्षेत्र में बसने वाले जीव जैसे कि हिम तेंदुए का देख पाना कठिन है। इन कारणों से हम इन जीवों की प्रतिचयन विधि से
साधन खर्च करने होंगे। सामान्यतः संपूर्ण गणना से जितने सही परिणाम आते हैं उतने सही परिणामों की हमें बहुत आवश्यकता भी नहीं होती है। उदाहरण के तौर पे यदि हम एक वन क्षेत्र में बसे लोगों को बाहर बसाना चाहते हैं तो हमें उनकी संपूर्ण गणना करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि हमें जानना चाहेंगे कि हमें कितनी मुआवजा राशि या भूमि की आवश्यकता होगी। इसके विपरीत यदि एक वन क्षेत्र में वास्तव में 2133 चीतल हो परंतु प्रतिचयन विधि से उनकी गणना 1890 या 2203 आती हो तो इसका अपेक्षाकृत उतना प्रभाव नहीं होगा जितना विस्थापितों की गलत गणना से होगा। तो समष्टि घनत्व की प्रतिचयन विधियों में से कुछ अत्यंत प्रचलित विधियों का यहाँ वर्णन किया जा रहा है। तो अब हम पढ़ेंगे प्रतिचयन विधियां। तो प्रतिचयन विधियां हैं, इसके अंदर भी कुछ विधियां अत्यंत प्रचलित है। तो उनमें से जो विधियां प्रचलित हैं वो हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है क्वाड्रेंट विधि। क्वाड्रेंट मेथड या क्वाड्रेंट विधि प्रतिचयन की विधियों में से ये फर्स्ट प्रचलित विधि है। इस विधि में किसी भी क्षेत्र जिसमें जाति की समष्टि की गणना करनी हो, कुछ छोटी छोटी समान इकाइयों जिन्हें क्वाड्रेंट कहते हैं से बना मान लिया जाता है तथा इन छोटी इकाइयों में से कुछ में रुचि के जीवों की गणना की जाती है तथा इनके आधार पर इकाई क्षेत्र में घनत्व की गणना की जाती है। उदाहरण, एक बड़े क्षेत्र में यदि बीटल्स, स्थलीय घोंघे यानी लैंड स्नेल, स्लग, वनस्पति आदि की गणना करनी हो तो क्वाड्रेंट विधि का उपयोग किया जा सकता है। इसके लिए लकड़ी, प्लास्टिक या लोहे के उपयुक्त आकार के चौकोर फ्रेम लेकर उन्हें यादृच्छिक या रैंडम विधि से मैदान पर डाला जाता है। क्वाड्रेंट के अंदर पाए जाने वाले जीवों की गणना कर ली जाती है। बार बार क्वाड्रेंट डालकर गणना की जाती है और क्वाड्रेंट डालने में किसी प्रकार का झुकाव, पूर्वाग्रह या पक्षपात नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से क्वाड्रेंट विधि है उसकी गणना की जाती है। तो इसके अंदर किसी जाति की समष्टि की गणना करनी हो तो छोटी छोटी समान इकाइयां जिनको क्वाड्रेंट कहते हैं उनका यूज किया जाता है। यह लकड़ी, प्लास्टिक या लोहे के उपयुक्त आकार के चौकोर फ्रेम होते हैं। क्वाड्रेंट क्या होते हैं? लकड़ी के, प्लास्टिक या लोहे के या लोहे के उपयुक्त आकार के चौकोर फ्रेम। आकार के चौकोर फ्रेम होते हैं जिनको रैंडम विधि से मैदान पर डालते हैं और फिर उसके अंदर आने वाले जो जीव हैं वो जिस स्थान उसके अंदर आता है उसकी गणना की जाती है। यानी क्वाड्रेंट में लकड़ियां, प्लास्टिक या लोहे से बना हुआ चौकोर फ्रेम होता है, उसको जमीन पे लैंडस्केप यानी रैंडमली उसके जमीन पे डालते हैं, फिर उसके अंदर आने वाले जितने जीव हैं उनकी गणना कर ली जाती है। तो ये है क्वाड्रेंट विधि। तो क्वाड्रेंट विधि है, इसके द्वारा जो समष्टि घनत्व निकालते हैं उसका फॉर्मूला है समष्टि घनत्व इक्वल टू
क्वाड्रेट का क्षेत्रफल। तो इस तरह से समष्टि घनत्व निकाल सकते हैं। समस्त क्वाड्रेटों में पाए गए जीव, ऊपर तो जीव की संख्या लिखनी है, कितने जीव पाए गए हैं समस्त क्वाड्रेटों में, जितने भी क्वाड्रेट डाले हैं उनमें कितने जीव हैं। उसके बाद नीचे लिखना है क्वाड्रेटों की संख्या कितनी है, टोटल कितने क्वाड्रेट लिए थे, जितने क्वाड्रेट लिए हैं, और एक क्वाड्रेट का क्षेत्रफल, उस क्वाड्रेट का क्षेत्रफल क्या है। तो इस तरह से टोटल क्वाड्रेटों की संख्या और उसका क्षेत्रफल को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल क्वाड्रेट का क्षेत्रफल आ जाएगा। उस क्षेत्रफल में जितने जीव पाए गए हैं, समस्त क्वाड्रेट है, उसका क्षेत्रफल नीचे आएगा और उसके अंदर पाए जाने वाले जीव ऊपर। इस तरह से क्षेत्रफल का भाग लगा देंगे उसमें, तो समष्टि घनत्व को मिल जाएगा। तो इस तरह से ये है क्वाड्रेट विधि। इसके बाद है ट्रांसेक्ट विधि, और सी वाली विधि है रिमूवल विधि। इसके बाद डी है पकड़ने व अंकन की विधि। तो इस प्रकार से ये है समष्टि घनत्व की विधियां जो हम प्रतिचयन विधियां हैं उसके अंदर पढ़ रहे हैं। तो इसके अंदर जो बची हुई विधियां हैं प्रतिचयन विधियां या सैंपलिंग मेथड, इसके अंदर हमने आज क्वाड्रेट विधि पढ़ी है, और आगे की जो विधियां हैं बची हुई वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में